Hello guys, good morning and welcome to NCERT Zone. Before starting the video, I wish you a very happy new year to all of you. चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स को और पीआईबी रिपोर्ट्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री किस आईआईएम के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे? ठीक है, तो 2 जनवरी आने वाले 2 जनवरी को एक नए आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की आधारशिला रखने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो आपको ये बताना है, एक्चुअली ये परमानेंट कैंपस का रखने वाले हैं, अस्थायी परिसर यानी कि परमानेंट कैंपस का फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं। तो कौन से आईआईएम का फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं? तो इसका सही जवाब है आईआईएम संबलपुर। क्या जवाब है? आईआईएम संबलपुर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज़ इनॉग्रेटेड वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020? तो अभी हमारे जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र तोमर, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा और जानते हैं ये क्या है एग्री हैकाथॉन 2020। टू मेक एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल एंड अट्रैक्ट यूथ्स टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, युवाओं को एग्रीकल्चर के तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और एग्रीकल्चर को मोर प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ये हैकाथन किया जा रहा है। ये हैकाथन एक वर्चुअल सबमिट आप एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, वर्चुअली ये हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर इन एसोसिएशन विथ IARI। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा दिल्ली के एसोसिएशन में हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा और थोड़ा बहुत इसके बारे में क्या जानकारियाँ हैं। लार्जेस्ट वर्चुअल गैदरिंग टू क्रिएट डायलॉग्स एंड एक्सिलरेट इनोवेशन। इस हैकाथन के थ्रू क्या किया जाएगा? लोगों को एक साथ लाया जाएगा वर्चुअली, जिसमें क्या क्या होंगे? बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स होंगे, गवर्नमेंट होंगे और यंग माइंड, जो यंग ब्राइट माइंड्स हैं अभी एग्रीकल्चर की तरफ जो काम कर रहे हैं, उन सबको एक साथ लाया जाएगा ताकि कुछ इनोवेटिव हो सके। ठीक है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत ने मोरिंगा पाउडर का निर्यात शुरू किया है। किस देश को अपनी पहली खेप हवाई मार्ग से भेजी है भारत ने? तो मोरिंगा पाउडर का जो एक्सपोर्ट शुरू किया है, तो इसकी पहली खेप यानी कि पहला कंसाइनमेंट किसको भेजा है? इंडिया हैज़ स्टार्टेड मोरिंगा पाउडर एक्सपोर्ट टू विच कंट्री इट हैज़ सेंट इट्स फर्स्ट कंसाइनमेंट थ्रू एयर? तो इसका सही जवाब है यूएसए। यूएसए को अपना सबसे पहला कंसाइनमेंट भेजा है 29 दिसंबर 2020 को। ठीक है, इंडिया ने मोरिंगा पाउडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 10 लिंक्स U2 अग्नि नियंत्रण प्रणाली की खरीद के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ अनुबंध किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच अमंग द फॉलोइंग फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 10 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम फॉर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए ये जो फायर कंट्रोल सिस्टम है, ये किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? किसने? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए। ठीक है, सॉरी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जो कि ये फायर कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड कराएगी किसको? इंडियन नेवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पोर्टल किसने शुरू किया है? तो अभी ई गवर्नेंस पोर्टल शुरू कर दिया है इंडियन एयरफोर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 न्यायाधीशों ने ओडिशा, तेलंगाना, मद्रास, जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश को पदोन्नत किया है। मतलब अभी जो 4 जजेस थे, इनका क्या हुआ है? इनका एलिवेशन हुआ है और ये जज से बना दिए गए हैं चीफ जस्टिस। ठीक है, रिसेंटली 4 जजेस हैज़ एलिवेटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा, जो कि कहाँ कहाँ के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं? ओडिशा के, तेलंगाना के, मद्रास के और जम्मू एंड कश्मीर के। तो देखिए कौन कहाँ का बना है चीफ जस्टिस, पहले ये बात कर लेते हैं। डॉक्टर एस मुरलीधर जो थे, ये चीफ जस्टिस बना दिए गए हैं ओडिशा के। मिस हिमा कोहली बना दी गई है चीफ जस्टिस तेलंगाना की। संजीव बैनर्जी मद्रास के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं और पंकज मित्तल जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। ठीक है, तो अभी हमारा मेन क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हो गया कि कौन कहाँ का चीफ जस्टिस बना है और इन्हें चीफ जस्टिस बनाया किसने, पदोन्नत किसने दी है। तो ये कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड प्रेसिडेंट विद द पावर टू अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, तो आपको ये बताना है कि आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को ये पावर देता है चीफ जस्टिस अपॉइंट करने का हाई कोर्ट का। तो आर्टिकल 217 क्लॉज 1 ये पावर देता है किसको? प्रेसिडेंट को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का। तो बाकी के ये जो आर्टिकल्स है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी आपको पता हो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बारे में तो आपको पता होगा 352 जो है नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, जिसको बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। आर्टिकल 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति ने 4 मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के 6 न्यायाधीशों को स्थानांतरित कर दिया है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 4 जजेस को क्या कर दिया था? प्रमोशन देकर के चीफ जस्टिस बना दिया था। तो ये जो प्रमोशन देकर के चीफ जस्टिस बनाया था, तो चीफ जस्टिस बनाना कौन से आर्टिकल में है? हाई कोर्ट का 217 क्लॉज 1 में। ओके, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो यहाँ पे ये है कि अभी 4 चीफ जस्टिस को और 6 जजेस को क्या किया गया है? ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पे किसी को एलिवेट नहीं किया गया है, यानी कि किसी को प्रमोट नहीं किया गया है। बस यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? स्थानांतरण की, यानी कि ट्रांसफ़र की। तो कौन सा जज या कौन से चीफ जस्टिस कहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए हैं और पहले कहाँ पे थे? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए अभी जो 4 चीफ जस्टिस को और 6 जजेस को कर दिया गया है ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले बात करते हैं रघुवेंद्र सिंह चौहान, ये चीफ जस्टिस थे, ठीक है। तो ये कहाँ के चीफ जस्टिस थे? ये उत्तराखंड के तेलंगाना के चीफ जस्टिस थे और इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ये भी चीफ जस्टिस थे और ये चीफ जस्टिस कहाँ के थे? ये चीफ जस्टिस थे आंध्र प्रदेश के और इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया सिक्किम। वैसे ही मोहम्मद रफ़ीक पहले उड़ीसा के चीफ जस्टिस थे, इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया मध्य प्रदेश। अरूप कुमार गोस्वामी ये चीफ जस्टिस थे सिक्किम के, इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया आंध्र प्रदेश। सनय यादव, तो 4 चीफ जस्टिस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब बात करते हैं जजेस की, तो संजय यादव, एक्चुअली नॉट सनय, संजय यादव जो कि जज हैं, ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में थे, अभी इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया गया। राजेश बिंदल ये जज थे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के, तो इन्हें अभी भेज दिया गया कलकत्ता में, ठीक है। उसके अलावा विनीत कोठारी जो कि मद्रास में थे, मद्रास हाई कोर्ट में, इन्हें भेज दिया गया गुजरात में। जोमया बागची, जॉय मम्मा बागची, एक्चुअली जॉय मन्ना बागची होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जॉय मन्ना बागची जो कि जज थी कलकत्ता की, इन्हें भेज दिया गया आंध्र प्रदेश। सतीश चंद्र शर्मा जो कि जज हैं मध्य प्रदेश में, पहले थे हाई कोर्ट में, अभी कर्नाटका में इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। रवि विजय कुमार मलिमथ जो जज हैं वो पहले उत्तराखंड में थे, अभी इनको हिमाचल प्रदेश में भेज दिया गया। तो इस तरीके से 4 चीफ जस्टिस को और 6 जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण की शक्ति देता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू प्रेसिडेंट टू ट्रांसफर जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? ठीक है, कौन सा आर्टिकल हाई कोर्ट के जजेस इंक्लूडिंग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर की शक्ति प्रदान करता है प्रेसिडेंट को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्टिकल 222 क्लॉज 1। ये आर्टिकल 222 क्लॉज 1 राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो हाई कोर्ट के जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस को ट्रांसफ़र दे सके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ओके, तो बाकी ये जो चीज़ें हैं, बाकी ये जो आर्टिकल्स है ये किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 110 बात करता है फाइनेंशियल बिल की, मनी बिल की, नॉट फाइनेंशियल बिल, मनी बिल की। उसी तरीके से आर्टिकल 117 बात करता है फाइनेंशियल बिल टाइप 1 टाइप 2 की, और आर्टिकल 324 बात करता है किस चीज़ की? कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। किस चीज़ की? कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग के लिए उन्नत ई टिकटिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?
Which of the following has launched the upgraded e-ticketing website and app for online booking of tickets? तो अभी इंडियन रेलवेज ने अपग्रेडेड क्या कर दिया है, ई टिकटिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। पहले आईआरसीटीसी थी, उसी को ही अपग्रेड कर दिया गया है। तो थोड़ी बहुत जानकारी जो भी है नए वेबसाइट और ऐप के बारे में उसको देख लेते हैं। तो ये जो अपग्रेड किया गया है, ये किस जो हमारा डिजिटल इंडिया का विज़न है, इसको मद्देनज़र रखते हुए किया गया है, इसको अपग्रेड कर दिया गया है। पहले क्या होता था, काफ़ी वेबसाइट स्लो चलती थी आईआरसीटीसी की, या फिर कुछ काफ़ी ट्रेडिशनल वे में बनाया गया था, जो कि दिखने में भी अट्रैक्टिव नहीं था और सारे लोग उसको सही से यूज़ भी नहीं कर पाते थे। मतलब ईज़ी गोइंग वेबसाइट नहीं था, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। हर ट्रेन का जो वो था देखने के लिए कि उसमें जगह है या नहीं, सीट है या नहीं, तो हमें हर ट्रेन पे क्लिक करना पड़ता था, उसके बाद उस पर्टिकुलर ट्रेन की जानकारी मिलती थी। लेकिन अब इसको काफ़ी ईज़ी बना दिया गया है। तो देखते हैं क्या-क्या किया गया है। सबसे पहले तो ये वेबसाइट है www.irctc.co.in, इसको अपग्रेड कर दिया गया है। देन आईआरसीटीसी कनेक्ट मोबाइल ऐप, नॉट महिला ऐप, एक्चुअली मोबाइल ऐप, ये मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है, आईआरसीटीसी कनेक्ट मोबाइल ऐप। उसके अलावा बुकिंग ऑफ मील्स, रिटायरिंग रूम्स एंड होटल्स हैज़ बीन इंटीग्रेटेड एंड कैन बी डायरेक्टली अलॉन्ग विद द टिकट्स। आप टिकट बुक करते टाइम ही अपने लिए उसके साथ मील बुक कर सकते हैं। देन रिटायरिंग रूम भी जो स्टेशन पे होता है उसको बुक कर सकते हैं, और होटल भी बुक कर सकते हैं सेम वेबसाइट या मोबाइल के ऐप से आईआरसीटीसी के। उसके अलावा सिंपलर चेकिंग एंड रिफंड पेज, आपने अगर टिकट कैंसिल कराया है तो आपका रिफंड पेज पे जाके देख लीजिए स्टेटस, आपका पैसा रिफंड हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये इसको काफ़ी सिंपल कर दिया गया है। इसके अलावा जो अवेलेबिलिटी है सीट्स की और सारे क्लासेस की, वो आपको एक ही पेज में दिखाई देगा। अवेलेबिलिटी फॉर ऑल क्लास आर डिस्प्लेड अलॉन्ग विद रिस्पेक्टिव फेयर्स फॉर ऑल ट्रेन्स। सारे ट्रेन्स में कितनी जगह है खाली है, कितने सीट्स खाली है और कितना फेयर है, वो सब एक ही पेज पे आमने सामने आपको दिखाई देगा। जिस तरीके से जब आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि मूवी के टिकट्स आप जब बुक करते हैं तो जिस तरीके से सिस्टम होता है, कुछ इस तरीके से ही ईजी बना दिया गया है। सिंपली स्क्रॉल करिए पेज को एंड चूज़ द बुक द डिज़ायर ट्रेन एंड क्लास, और जो भी आपकी इच्छा है बुक करने की ट्रेन और क्लास की, उस पर स्क्रॉल करते हुए पहुंचिए और बुक कर लीजिए। तो काफ़ी सही बना दिया गया है। लेकिन पहले क्या होता था, जिस भी ट्रेन में आपको बुकिंग करनी है, आपको उस ट्रेन पे पहले क्लिक करना पड़ता था, देन उसके क्लास में क्लिक करना पड़ता था, देन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स वहाँ पे दिखाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, स्क्रॉल बस करते रहिए और आपको सारा ट्रेन, सब क्लास और सारे सीट्स और फेयर्स भी पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वेब सक्षम शिकायत निवारण प्रणाली की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया है? Which of the following has developed the software to facilitate web-enabled grievance redressal system? जो भी ग्रेवेंस होते हैं उनके रिड्रेसल के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, किस कमीशन ने या फिर किसने, इनमें से किसने? तो अभी एनसीएसटी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, इसने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है जो कि ऑनलाइन क्या करेगा, ग्रेवेंसल रिड्रेसल करेगा, ठीक है, ग्रेवेंसेस को सही करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नासा ने पूर्णिमा छवियों को 13वीं और आखिरी बार 2020 में साझा किया है। उन्होंने उसे क्या नाम दिया है? नासा शेयर्ड फुल मून इमेजेस फॉर 13th टाइम एंड द लास्ट टाइम इन 2020, नॉट 29, एक्चुअली बहुत मिसप्रिंट यहाँ पे हो चुका है, ये 2020 होगा, ठीक है, प्लीज़ बेयर विद इट। जब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ, उसमें मैं इसको सही कर दूंगा। तो 13वीं और आखिरी बार 2020 में क्या किया है, उन्होंने एक फुल मून इमेजेस साझा किए हैं, यानी कि शेयर किए हैं अपने वेबसाइट पे। तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया है? तो उन्होंने इसका नाम दिया है वुल्फ मून। क्या नाम दिया है? वुल्फ मून। अच्छा, वुल्फ मून नाम देने के पीछे रीज़न उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने कहा है कि जो एक एल्गोक्विन ट्राइब्स जो हैं, जो कि आपको पाए जाते हैं नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उन्होंने इस फुल मून को वुल्फ मून नाम दिया है। तो ऐसा कहने के पीछे रीज़न क्या है? तो जब ये फुल मून निकलता है तो काफ़ी ठंड पड़ रही होती है, ठीक है। तो जो वुल्फ होते हैं, उनका वुल्फ का झुंड गांव से बाहर क्या करता है, अ, शोर मचा रहा होता है, आवाज़ें निकाल रहा होता है। जब ये मून मून निकलता है, काफ़ी ठंड रहती है, तो आवाज़ें निकाल रहा होता है, जिसके वजह से गांव वालों ने इसका नाम क्या दे दिया, उन ट्राइब्स ने, फुल वुल्फ मून। ओके, the Algonquin tribes that can be found in northern and eastern United States named this moon Wolf Moon because the pack of wolves that hollowed angrily outside the villages amid the cold weather.
कहीं कहीं पे इसको आइस मून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइस मून। तो बस आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन। लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर करिए दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।